हेलो दोस्तों, मैं सीए कपिल गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जिसने दी है उसका नाम है डेविड रिकार्डो, जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। डेविड रिकार्डो ने ही पहली बार बताया था कि रेंट का कंपोनेंट एक्चुअली है क्या। ये एक पहली थ्योरी है जो कि रेंट को अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रही है। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखना चाहेंगे कि ये बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड में दी गई है। The background was going when the Napoleonic War was going on. The theory was given when the Napoleonic War was going on. नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे एंड यूरोप और अमेरिका में जो उनका मेन एग्रीकल्चर कमोडिटी है कॉर्न, उसका दाम बढ़ रहा था। जब मक्के का दाम बढ़ रहा था तब काफी इकोनॉमिस्ट इस बारे में सर्च कर रहे थे कि ये मक्के का दाम अचानक से क्यों बढ़ रहा है। तभी डेविड रिकार्डो ने रेंट नाम के शब्द के बारे में अप्रोप्रिएटली उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके बारे में दोस्तों दो थ्योरीज हैं। एक है उनकी स्कैरसिटी थ्योरी कि लैंड एक स्केयर रिसोर्स है इसलिए रेंट इस पे चार्ज होता है। सेकंड है कि रेंट जो चार्ज होता है लैंड पे वो उसकी इंडस्ट्रक्टिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडस्ट्रक्टिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो मतलब है दोस्तों, जो कि एक लैंड जो होता है अगर उसका कल्टीवेशन का कैपेसिटी कम है बजाय दूसरे लैंड के, तो उस पर हमको कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो हमारा प्राइस भी ज्यादा बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट का। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में, और इस फर्स्ट थ्योरी के बारे में भी मैं बहुत डिटेल से अब बात करने जा रहा हूं। तो पहली सर जो रेंट के बारे में थ्योरी है सर, वो है स्कैरसिटी थ्योरी। स्कैरसिटी थ्योरी कहती है कि लैंड एक स्केयर रिसोर्स है। लैंड इज अ स्केयर रिसोर्स। लैंड का जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। लैंड का जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। इसको मैं शो करना चाहूंगा दोस्तों। On the x-axis I have taken the value of rent. On the y-axis I have taken the value of rent, which is R. On the x-axis I have taken the supply of land. This L. x-axis पे आपका लैंड का सप्लाई का वैल्यू है दोस्तों, y-axis पे आपका रेंट कैसे डिराइव करना है उसका वैल्यू है दोस्तों। अब मैं जब कह रहा हूं कि लैंड का सप्लाई दोस्तों इनइलास्टिक है, मतलब इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दोस्तों वो है जीरो। कभी भी आप किसी कंसेप्ट को समझिए कि अगर उसका सप्लाई इनइलास्टिक है, मतलब सर उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसका प्राइस सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। वो सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही रहेगा, और दैट्स व्हाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड इज जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसका सर? जीरो है। अब in this case the supply of land is inelastic if the demand is low,
सप्लाई तो सर इतनी है, पर अगर डिमांड मेरी इतनी ही है, केवल डिमांड मेरी इतनी ही है, तो मेरे को रेंट नहीं देना पड़ेगा, मेरे को रेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सर सप्लाई मार्केट में लैंड की इतनी है, अगर डिमांड उसकी इससे कम है तो रेंट यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मेरी डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है तो भी मेरे को रेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, देन ऑल्सो आई हैव नॉट गिव द रेंट, तब भी मेरे को रेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये ही कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। अब देखिए, अगर मेरा डिमांड बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा डिमांड हो जाता है E, डिमांड इज DD3 अगर मेरा डिमांड हो जाता है दोस्तों, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई को क्रॉस कर गया, सप्लाई अब इतनी नहीं है, अब डिमांड मेरी ज्यादा हो गई है, तभी मैं इस पोर्शन को क्या बोलूंगा दोस्तों, मैं इस पोर्शन को दोस्तों बोलूंगा ये मेरे रेंट अमाउंट है दोस्तों, दिस इज रेंट अमाउंट। अब मैं इस कंसेप्ट को दोस्तों एक बार और रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, अगर आपको ये थोड़ा सा समझने में अगर थोड़ा भी समझ में आ गया है तो इस रिवीजन से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने अब तक कहा दोस्तों कि अगर सप्लाई ऑफ लैंड ज्यादा है डिमांड से, तो जीरो रेंट, तो कोई भी रेंट नहीं लगेगा। अगर सप्लाई बराबर है डिमांड के, तभी भी कोई भी रेंट नहीं लगेगा दोस्तों, तब भी कोई रेंट नहीं लगेगा। अगर सप्लाई ऑफ लैंड कम हो जाती है डिमांड से, कि डिमांड ऑफ लैंड ज्यादा है, तब देयर विल बी रेंट इन द इकोनॉमी, यही मैं कहना चाहता हूं। देन देयर विल बी रेंट चार्ज होगा। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा दोस्तों कि OR1EL1 जो था वो था दोस्तों अमाउंट ऑफ रेंट। OR1EL1 is the amount of rent। तो ये तो एक कंपोनेंट था दोस्तों इस थ्योरी का, जो था स्कैरसिटी थ्योरी। वो कहती है कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से लैंड की, तब ही रेंट चार्ज होगा, जो कि हमने इस थ्योरी में अच्छे से देखा। आशा करता हूं आपको ये कंपोनेंट तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, जो कि इस थ्योरी का सबसे मेन कंपोनेंट है। कंपोनेंट में रिकार्डो ने बताया कि जो मक्के के दाम बढ़ रहे थे लैंड पर, मक्के के दाम जो बढ़ रहे थे यूरोप और अमेरिका में,
उसमें रेंट का कंपोनेंट कैसे यूज किया जा सकता है वो रिकार्डो ने काफी अच्छे से बताया। तो मैं दूसरे कंपोनेंट को काफी डिस्क्रिप्शन में, काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। रिकार्डो कहते हैं रेंट इज चार्ज फॉर indestructible production capacity of land। रिकार्डो कहते हैं कि रेंट चार्ज होता है इंडस्ट्रक्टिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लैंड पर। जब लैंड का प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज हो जाता है दोस्तों, जब लैंड का कल्टीवेशन कैपेसिटी हम यूज कर लेते हैं, तब ही रेंट चार्ज होता है। मैं इसका काफी डिटेल में जो रिकार्डो ने बताया कि मक्के का दाम कैसे बढ़ रहा है, रिकार्डो का केवल बेसिस था मक्के का दाम। मक्के का दाम कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, जो वो रिकार्डो ने समझाया, तो वो कैसे समझाते हैं मैं उस एग्जाम्पल को आपको देना चाह रहा हूं, दूंगा दोस्तों। असम्पशन था दोस्तों कि मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। रिकार्डो का पहला जो अजम्पशन था वो मैंने आपको बताया दोस्तों कि मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो जब किसानों ने, आप एक जगह पर 3 तरीके के लैंड हो सकते हैं, 3 तरीके के लैंड हो सकते हैं दोस्तों। एक हो सकती है सुपीरियर लैंड। सुपीरियर लैंड से मेरा मतलब है दोस्तों कि कम लागत में, अगर मैं इस लैंड पर किसान अगर कम लागत भी लगाए तो भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो भी ज्यादा और अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। उसको कम इरिगेशन फैसिलिटीज अप्लाई करनी पड़ेंगी दोस्तों, कम अच्छे सीड्स भी अप्लाई करेगा, कम लेबर टेक्निक, थ्रेशिंग टेक्निक्स, कल्टीवेशन टेक्निक यूज करेगा, मशीनरी यूज करेगा, तो भी अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो भी अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए इस लैंड को मैं कहूंगा दोस्तों ये एक सुपीरियर लैंड है। ये एक लैंड सुपीरियर लैंड है। लेस कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन। अब दूसरी जो क्वालिटी की लैंड होगी वो होगी दोस्तों इंफ्रा मार्जिनल लैंड। इंफ्रा मार्जिनल लैंड दोस्तों कौन सी होगी, इस पर हमको कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। जब किसान उस पर कॉस्ट ज्यादा लगाएगा, अच्छी इरिगेशन टेक्निक्स यूज करेगा, अच्छा मशीनरी यूज करेगा, तभी उस पर प्रोडक्शन निकल पाएगा, तभी वो उस पर प्रोडक्शन निकाल पाएगा। मॉडरेट प्रोडक्शन। मॉडरेट कॉस्ट, मॉडरेट प्रोडक्शन। एक जो थर्ड टाइप की लैंड होगी दोस्तों वो होगी मार्जिनल लैंड, जो कि जिस लैंड पर मेरे को इंफ्रा मार्जिनल से भी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, फिर भी मेरे को प्रोडक्शन कम ही मिलेगा दोस्तों। अगर मैं इससे भी ज्यादा कॉस्ट लगाऊंगा तो भी मेरे को प्रोडक्शन कम मिलेगा,
मतलब मेरे को उस पर और ज्यादा अच्छे टेक्निक्स, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सीड, और ज्यादा थ्रेशिंग का इरिगेशन फैसिलिटीज मेरे को इस लैंड पर अप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। हाई कॉस्ट लेस प्रोडक्शन। तो इन तीन लैंडों को, इन तीन टाइप का लैंड जो यूरोप में उस समय था, अमेरिका में उस समय था, उसको लेकर ही रिकार्डो ने अपना रेंट का थ्योरी दिया। तो वो कहते हैं सुपीरियर लैंड पर आप कम लागत लगाओगे तभी भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर आप मीडियम लागत लगाओगे तभी आपका प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा तभी आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। मार्जिनल जो लैंड होता है उन पर आपको जो कॉस्ट है, जो टेक्निक्स हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेंगी तभी आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, वरना उस पर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब वो सुपीरियर लैंड के बारे में रिकार्डो बता रहे थे, फर्स्ट ही हैज द अजम्पशन, मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, फर्स्ट ही हैज अज्यूम, ये आप बात ध्यान में रखिए, या आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि उन्होंने अजम्पशन ली थी मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पर प्राइस जो होता है दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक सिंपल सा रूल है दोस्तों कि प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। प्राइस एआर और एमआर के बराबर होता है। आप अगर मेरे को बोलेंगे, बताएंगे, तो जल्द ही मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में भी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्चुअली में होते क्या है। और जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब एमआर एमसी जो है वो एमआर को नीचे से कट करता है, एमसी जो है वो एमआर को नीचे से कट करता है। दिस इज अवर एमसी कर्व एंड दिस इज अवर एसी कर्व। एज वी कैन सी दोस्तों, यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो रहा है जो कि है E1, और ये हम क्वांटिटी यहां पर मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। तो सुपीरियर लैंड पर मेरा इक्विलिब्रियम E1 पर अचीव हो रहा है, तो मैं क्वांटिटी Q1 सप्लाई कर रहा हूं और मेरा प्राइस P1 है दोस्तों। ये जब तक हो रहा है जब तक केवल फार्मर सुपीरियर लैंड पर प्रोडक्शन कर रहा है। जब तक हम दोस्तों सुपीरियर लैंड पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तक हमारा प्राइस केवल फार्मर P1 चार्ज कर सकता है और Q1 आउटपुट सप्लाई कर सकता है। और तब जब हम सुपीरियर लैंड को एग्जॉस्ट कर लेगा फार्मर, मतलब सुपीरियर लैंड अब खत्म हो गई मार्केट में, लैंड इज अ स्केयर सोर्स, मतलब सुपीरियर लैंड इतनी ही थी मार्केट में, तो क्या हुआ, फार्मर शिफ्ट कर गया दोस्तों इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर। फार्मर शिफ्ट कर गया दोस्तों इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर। जैसे ही सुपीरियर लैंड खत्म हुआ तो फार्मर इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट कर गया। अब जब इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट कर गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर प्रोडक्शन तभी होगा, तभी संभव हो पाएगा तब फार्मर ज्यादा कॉस्ट लगाएगा।
ज्यादा उसको कल्टीवेशन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, बेटर साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना पड़ेगा, तभी इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर प्रोडक्शन संभव हो पाएगा। तब उसका क्या होगा दोस्तों, एमसी और एसी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एमसी और एसी कर्व जो होगा दोस्तों वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ड्यू टू हमारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहेंगे, तो हम प्राइस कितना चार्ज करेंगे दोस्तों इस पर, दिस विल बी P2। बंद कर दी। प्राइस चार्ज करेंगे दोस्तों P2। अब हम जैसे देख रहे हैं कि इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं P2, हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं P2, जबकि सुपीरियर लैंड वाला केवल प्राइस चार्ज कर सकता था P1 वो चार्ज कर सकता था। पर अब मार्केट में वो जब देखेगा कि यहां पर P2 चार्ज हो रहा है प्राइस, तो वो भी प्राइस को कितना बढ़ा देगा दोस्तों, P2 तक बढ़ा देगा, P2 तक बढ़ा देगा। उसने भी प्राइस को P2 तक बढ़ा दिया है, उसने भी प्राइस को क्या किया है दोस्तों, P2 तक बढ़ा दिया है। तो उसका प्रॉफिट जो सुपीरियर लैंड वाला था उसका प्रॉफिट बढ़ गया P2A E1 P1। इस जो ब्रैकेट जो है इससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया, इससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया। और इसी चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी चीज को रिकार्डो ने रेंट बोला है, इसी चीज को रिकार्डो ने रेंट बोला है, इसी चीज को रिकार्डो ने रेंट बोला है। रिकार्डो ने क्या बोला कि जब कल्टीवेशन कैपेसिटी जो है लैंड की वो लिमिटेड है, इसीलिए फार्मर को सुपीरियर लैंड से इंफ्रा पे शिफ्ट होना पड़ा, सुपीरियर से इंफ्रा पे शिफ्ट होना पड़ा। उससे उसका प्राइस बढ़ गया, तो सुपीरियर वाले ने भी प्राइस ज्यादा चार्ज किया, तो उसको रेंट का इनकम हो गया, अब जब अगर इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड भी अगर एग्जॉस्ट हो जाता है दोस्तों, ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तब हम मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब फार्मर क्या करेगा, मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट हो जाएगा। तब मार्जिनल लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पर और भी ज्यादा हाई कॉस्ट लगेगी, और भी ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन कैपेसिटीज, और भी ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स को हमको यूज करना पड़ेगा, तभी हम उस पर प्रोडक्शन कर पाएंगे, तभी हम उस पर प्रोडक्शन सस्टेन कर पाएंगे। तो एमसी और एसी कर्व जो हैं दोस्तों, वो और ज्यादा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे।
प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों अब P3। मेरा प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों अब P3, और मैं मार्केट में क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर पाऊंगा दोस्तों, वही सेम Q3। अगर मार्जिनल लैंड वाले को अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है परफेक्ट कंपटीशन में, तो उसको P3 चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। जब वो P3 चार्ज करेगा दोस्तों, जब वो P3 चार्ज करने लग जाएगा जो कि P2 से ज्यादा है, तो इंफ्रा वाला भी P3 चार्ज करने लग जाएगा। इंफ्रा वाला भी देखेगा, देखो दोस्तों मार्केट में दाम बढ़ गए हैं, तो मैं भी अपना प्राइस बढ़ा देता हूं, तो वो भी P3 चार्ज करने लग जाएगा। ये भी P3 चार्ज करने लग जाएगा। और जब सुपीरियर वाला देखेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब सुपीरियर वाला भी देखेगा कि मार्केट में दाम अब P2 नहीं रहा, अब P3 हो गया है, तो वो भी अपने दाम को P3 तक बढ़ा देगा। वो भी अपने दाम को P3 तक बढ़ा देगा। तो दोस्तों मार्जिनल लैंड वाले ने अपना कॉस्टिंग बढ़ाया और अपना दाम बढ़ाया, जिससे इंफ्रा मार्जिनल लैंड वाले को फायदा हो गया। उसका दाम P2 से P3 बढ़ गया। तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा दोस्तों, यही है मेरा रेंट। और जो फायदा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब P3 दाम होने से जो फायदा सुपीरियर लैंड वाले को अब हो गया, वो भी क्या है उसके लिए दोस्तों, रेंट। लास्ट में दोस्तों मैं इस पूरी चीज को समराइज करना चाहूंगा दोस्तों। एक समरी में मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ अभी तक। पहला, हमने फार्मर ने सुपीरियर लैंड पर प्रोडक्शन चालू किया दोस्तों, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था P1 प्राइस पर। तब तक बात सारी थी, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा था। पर जब सुपीरियर लैंड एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि सुपीरियर लैंड जो है वो लिमिटेड है दोस्तों, उसका कल्टीवेशन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, इसीलिए हमको इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट होना पड़ गया। फार्मर को इंफ्रा मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट हो गया, जिससे प्राइस P2 हो गया, जिससे मार्केट में प्राइस P2 हो गया। अब जब प्राइस P2 हो गया, तो जो P1 से P2 का इंक्रीज था दोस्तों, P1 से P2 का इंक्रीज था, वही हमारा क्या बना, रेंट बना। अब जब इंफ्रा मार्जिनल लैंड भी एग्जॉस्ट हो गई दोस्तों, तो किसान क्या हुआ दोस्तों, मार्जिनल लैंड पर शिफ्ट हो गया। तो हमारा कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ गया। हमारा कॉस्टिंग पर शिफ्ट होने से हमारा कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ गया, P3 हो गया। तो P2 से जो P3 तक का प्राइस इंक्रीज हुआ है दोस्तों, P2 से जो P3 तक का प्राइस इंक्रीज हुआ है दोस्तों, वो इंफ्रा मार्जिनल वाले के लिए क्या हो गया, रेंट हो गया। अब P3 तक दाम बढ़ जाने से सुपीरियर वाले ने भी अपना प्राइस P2 से P3 कर दिया, तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, रेंट हो गया। तभी रिकार्डो ने एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट दिया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ रेंट में रिकार्डो का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं। तब उन्होंने बोला कि प्राइस डू नॉट इंक्रीज
very historical. So in the end I want to conclude दोस्तों कि रिकार्डो ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया कि प्राइस डू नॉट इंक्रीज बाय रेंट। प्राइस नहीं बढ़ता है रेंट के बढ़ जाने से, बल्कि इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ जाता है तो वो क्या देता है, रेंट की इनकम को जनरेट करता है। प्राइस नहीं बढ़ता है रेंट के बढ़ जाने से, बट अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वो रेंट की इनकम को जनरेट करता है। काफी हिस्टोरिकल थ्योरी है दोस्तों, 1800 में दी गई थी, 19th सेंचुरी में दी गई थी, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दी गई। आज भी पर इसका इम्प्लीकेशंस जो है, आज भी इसके इम्प्लीकेशंस आज भी बहुत वैलिड हैं। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या कमर्शियल प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड की जो प्राइसेस होते हैं वो आज भी इसी पैरामीटर पे डिसाइड होते हैं। जैसे जो सबसे पॉश इलाका होता है वहां पर जैसे जैसे लोग रहने लग जाते हैं, लोग बसने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं, तब थोड़े और कम पॉश इलाके में लोग जाते हैं, रिसाइड करना चालू करते हैं, तो पॉश इलाके के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरे इलाके में जब लोग शिफ्ट करते हैं तो जो लास्ट जो 2 इलाके थे, जो सबसे पॉश इलाके हो गए आज के समय में, उनके प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही है दोस्तों रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। काफी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है दोस्तों। मैंने इसमें आपको स्कैरसिटी का भी प्रोविजन आपको इसमें समझाया, इंडस्ट्रक्टिबल कैपेसिटी का भी प्रोविजन आपको समझाया, और लास्ट में जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है डेविड रिकार्डो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, वो भी मैंने आपको काफी डिटेल में इसको बताया है। अगर आपको और भी कोई भी डाउट हो इस थ्योरी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएं, मैं आपको जरूर इसके बारे में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और कोई भी टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपको समझना हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो, आपको मेरा समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इस पर इकोनॉमिक्स रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड चीजें डालूं और वो आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद दोस्तों।